हेलो एवरीबॉडी। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे पीरियडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल कि उसकी जो आवर्त गति होती है या हम कहें जो पार्टिकल की हार्मोनिक मोशन होती है उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो इसी के चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक करने हैं या हम कहें कि इस क्लास के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं उसकी एक समरी मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल की हार्मोनिक या पीरियडिक मोशन क्या होती है, उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है जिसको हम दोलनी गति या कंपन गति कहते हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है और इसकी कंडीशन क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन वहाँ पर क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। और जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है या हम कहें कि हार्मोनिक मोशन या पीरियडिक मोशन में होता है या दोलनी गति में होता है तो वहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये सब क्या होती है। और साथ ही देखेंगे कि उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि हम एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, आयाम जिसको हम बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, फेज़ किसको कहते हैं, या फेज़ कांस्टेंट क्या होता है और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसको यहाँ पर समझेंगे। और देखेंगे कि पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होता है क्या होती है, और वहाँ पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एनर्जीज़ का वो कैसे हम निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें आज इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इसमें हेल्पफुल होगी ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हार्मोनिक मोशन और या पीरियडिक मोशन यहाँ पर क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, हार्मोनिक मोशन या पीरियडिक मोशन क्या होती है। तो वे सभी मोशंस जिसमें कोई पार्टिकल अपनी गति को एक निश्चित समय के बाद दोहराता है, ऐसी सभी गतियों को हम हार्मोनिक मोशन या पीरियडिक मोशन वहाँ पर कहते हैं। ऐसी गति होती कहाँ पर है, जैसे हम देखते हैं कि घड़ी की सुई की गति। अगर हम कोई क्लॉक यहाँ पर देखें तो उसमें जो घड़ी की सुई की गति होती है तो वो घड़ी की सुई की गति अपनी आपकी जो गति है उसको बार बार यहाँ पर दोहराती है। एक निश्चित समय के बाद वो हमें बार बार अपनी उसी गति को दोहराती है। तो ऐसी गति को हम हार्मोनिक मोशन या पीरियडिक मोशन यहाँ पर कहते हैं। या हम कहें कि कोई भी प्लैनेट जब सूर्य के चारों तरफ घूम रहा होता है तो वो भी एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराता है, तो वहाँ पर वो भी हार्मोनिक मोशन या पीरियडिक मोशन वहाँ पर भी होती है। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो वो भी अपनी गति को बार बार एक निश्चित समय के बाद वहाँ पर वो दोहराता है, तो उस गति को भी हम हार्मोनिक मोशन या पीरियडिक मोशन की श्रेणी में लाते हैं। ये इसके बाद देखते हैं कि जो ऑसिलेटरी मोशन होती है वो कौन सी होती है। ऑसिलेटरी मोशन एक तो मोशन दो तरीके की होती हैं, एक तो एक एक सर्किल में मोशन है जैसे घड़ी की सुई की गति है, या जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है वो गति है, या हम कहें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो ये एक सर्कुलर मोशन है, तो उसी से ये हार्मोनिक मोशन या पीरियडिक मोशन भी है। साथ ही होती है कि एक टू एंड फ्रो होती है, जैसे स्प्रिंग की गति। अगर किसी स्प्रिंग से बंधे किसी पार्टिकल को हम थोड़ा सा खींच के छोड़ दें तो वो एक टू एंड फ्रो वहाँ पर गति करता है, यानी कि ये पार्टिकल आगे पीछे यहाँ पर ये गति करता है, तो ये कंपन करता है या दोलनी गति हम इसको बोलते हैं। एक लीनियर ये मोशन यहाँ पर कहलाती है और ये आगे पीछे हो रही है तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन या कंपन, इसको गति इसको बोलते हैं। तो ये इसमें गति के प्रकार यहाँ पर होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम देखते हैं कि जब कोई पार्टिकल एक उसकी मेन पोजीशन से इधर या उधर ये गति करता है तो इस पर एक फोर्स काम करता है। या स्प्रिंग में हम देखें कि जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसको उसकी मेन पोजीशन में लाने के लिए इस पर एक इंटरनल फोर्स यहाँ पर काम करता है जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये रेस्टोरिंग फोर्स उसको इसकी मेन पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। और यहाँ पर जो ये फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हमने इसके दिया है ये उसके प्रोपोर्शनल होता है। या हम कहें जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी इसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल यहाँ पर होता है। तो ये जो कंडीशन है, अगर किसी मोशन के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि वो गति सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है, जब कोई पार्टिकल किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वहाँ पर उस पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है वो क्या होती है, वो एक तरीके से y बराबर a साइन ओमेगा टी
ये होती है ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन यहाँ पर होती है। और ये इक्वेशन को हम ड्राइव भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा इसका एक डेरिवेशन है। तो यहाँ पर ए जो है वो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या होता है, जो ये एम्पलीट्यूड है अगर इसको समझें तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड ये है, एम्पलीट्यूड एक तरीके से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है कि अगर हम इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के छोड़ दें तो ये मैक्सिमम आगे पीछे कितनी डिस्प्लेसमेंट तक जा सकता है, तो वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। वाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है कि उसको हमने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है और वहाँ पर ये आगे पीछे जब चल रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर कितना है, किसी भी टाइम पे वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा, ओमेगा यहाँ पर एक तरीके से ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है और एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला ये 2 पाई अपॉन टी टाइम पीरियड के पदों में भी यहाँ पर ये होता है। अब टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये होता है कि एक चक्कर पूरा करने में या एक दोलन पूरा करने में, या हम कहें कि एक वाइब्रेशन जो वहाँ पर पूरा करता है उसमें जितना भी समय लगता है उसको हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं, या उसको हम दोलन काल भी कहते हैं इसको। और ये लीनियर फ्रिक्वेंसी में भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि लीनियर फ्रिक्वेंसी n = 1/t होती है, तो यहाँ से लिखा जा सकता है ओमेगा = 2 पाई n। तो यहाँ से ये ओमेगा का एक्सप्रेशन दूसरा यहाँ पर ये भी आ जाता है, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी और ये लीनियर फ्रिक्वेंसी में यहाँ पर ये संबंध है। इस इक्वेशन को थोड़ा एक जनरल फॉर्म में भी हम यहाँ पर लिखते हैं और ये इक्वेशन होती है कि y बराबर a साइन एक तरीके से ओमेगा t प्लस फाई यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, या हम कहेंगे ये वाली कंडीशन अगर वहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, तो उसमें और जब हम इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड समय के साथ कैसे कैसे बदलता है, इस इक्वेशन को अगर हम ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करें तो देखते हैं कि एम्पलीट्यूड अगर यहाँ पर y है और इधर को अगर हम टाइम नोट करें तो ये इक्वेशन कुछ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह, इसका एम्पलीट्यूड समय के साथ कुछ इस तरह से बदलता है। तो ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है हार्मोनिक मोशन की, उसका रिप्रेजेंटेशन इस टाइम के साथ इस तरह से ये वेरी करता है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको एम्पलीट्यूड हम बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक इसका एक कंप्लीट वन ऑसिलेशन होता है और इसका जो टाइम है वो टाइम पीरियड के बराबर यहाँ पर होता है। अब इसमें ये जो टर्म यहाँ पर ये आती है, ये टर्म इसको हम फेज़ बोलते हैं, यहाँ पर फेज़ या कला हम इसको बोलते हैं। तो ये एक फेज़ है, तो फेज़, और यहाँ पर जो फाई है ये वास्तव में फेज़ कांस्टेंट यहाँ पर ये है, फेज़ कांस्टेंट। तो फेज़ क्या बताता है, फेज़ किसी जब कोई पार्टिकल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन की उसमें होता है तो फेज़ उसकी किसी भी पोजीशन और उसकी डायरेक्शन को यहाँ पर शो करता है कि किसी भी पार्टिकल की किसी भी पॉइंट पर उसकी या किसी भी समय के बाद उसकी डायरेक्शन क्या है और उसकी पोजीशन क्या है, उसके बारे में यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता है। और जो फाई है ये है फेज़ कांस्टेंट, ये एक तरीके से डिपेंड करता है कि इंस्टेंट पे डिपेंड करता है कि किसी पार्टिकल को हम t = 0 कहाँ पर लेकर चलें, तो ये उस इंस्टेंट पे यहाँ पर ये डिपेंड करता है, इसको हम फेज़ कांस्टेंट बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने देखा, तो जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वास्तव में ये इंस्टेंट, अगर हमने इंस्टेंट यहाँ पर ये फाई 0 हो गया, t = 0 पे और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो हम ये इक्वेशन वहाँ से लेके चल सकते हैं y = a sin ओमेगा t। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी के लिए अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो वेलोसिटी क्या आएगी, dy/dt। तो यहाँ से इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये निकल के आएगा a ओमेगा cos ओमेगा t। तो ये ऐसे वेलोसिटी निकल के आती है। कोई पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी ये होती है। तो v बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, अगर इसको हम ये लिख सकते हैं कि a ओमेगा √ इसको लिखा जा सकता है 1 - sin स्क्वायर ओमेगा t, या यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा और √ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या हम कहें कि a साइन ओमेगा t और इसका स्क्वायर यहाँ से लिखा जा सकता है। तो ये ओमेगा √ ये एक तरीके से वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये वेलोसिटी हुई। अब देखते हैं कि यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर इसी को हम फिर से इस वाली इक्वेशन को एक बार फिर से डेरिवेट करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन यहाँ से निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे जो एक्सेलरेशन यहाँ पर ये है,
उसको मैं अल्फ़ा से डिनोट कर देता हूँ एक्सेलरेशन को अभी, इट इज़ जस्ट नोटेशन। और तो लिख सकते हैं यहाँ पर ये d2y ओवर dt स्क्वायर, यहाँ से होगा ये a ओमेगा स्क्वायर कोस सॉरी ये साइन माइनस यहाँ से आएगा माइनस साइन ओमेगा t, या एक्सेलरेशन इट इज़ इक्वल टू माइनस एक तरीके से ये ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर ये आ जाएगा y। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पर ये है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर ये है। तो यहाँ से बताया जा सकता है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो मोशन यहाँ पर ये है, जो इक्वेशन ये मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहाँ पर एक तरीके से सिद्ध भी यहाँ पर करती है। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई यहाँ पर ये होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है। जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा उसकी क्या होती है, तो वो हम निकालते हैं। हम देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है के इट इज़ इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर यहाँ पर होती है। तो v स्क्वायर हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं अभी, तो देखते हैं फिर क्या आएगा यहाँ से 1/2 m, और v स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आता है। अब देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें फाइंड करनी हो किसी पार्टिकल की, तो उसके लिए हम अभी देख रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी, मान लिया कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो उसमें जो उसका रेस्टोरिंग फोर्स है वो उस डिस्प्लेसमेंट का अपोज एक तरीके से करता है, या वो उसको इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, जो कि उसका रेस्टोरिंग फोर्स वहाँ पर ये होता है। और वो रेस्टोरिंग फोर्स जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि वो रेस्टोरिंग फोर्स एक तरीके से उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, या हम कहें कि ये माइनस के एक्स यहाँ पर एक तरीके से ये फोर्स उसमें होता है। तो यहाँ पर हम ये फोर्स हमारे पास हुआ, तो यहाँ पर जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होता है। तो ये वर्क डन क्या होगा यहाँ से, तो ये वर्क डन एक तरीके से अगर हम ग्राफ प्लॉट यहाँ पर करें, और ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, तो एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन ये आती है। स्प्रिंग के लिए ही अगर हम बात करें तो जब टू एंड फ्रो मोशन वहाँ पर होती है, तो जो वो फोर्स है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब इन दोनों में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन वहाँ से आती है। तो जो स्ट्रेट लाइन्स अगर हम इस पर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें तो ये एक एरिया यहाँ पर ये कवर करता है, और ये एरिया अगर हम फाइंड कर लें तो यही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट वहाँ पर होता है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका हमें यहाँ से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए dx यहाँ पर इसकी एक स्ट्रिप है, तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 to x तक, जो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है। डिस्प्लेसमेंट हम y भी ले सकते हैं, और यहाँ पर फोर्स और इनटू dx, फोर्स यहाँ पर ये है, तो एक तरीके से यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ये निकल के आएगी 0 to x, और फोर्स यहाँ पर क्या हुआ ये kx और इंटू dx। माइनस साइन हम यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो उसके एक तरीके से क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा उसके मीन पोजीशन या सेंटर की ओर को पॉइंट होती है, यानी कि या हम कहें कि जो यहाँ पर फोर्स है वो उसके डिस्प्लेसमेंट में जो हम चेंज कर रहे हैं उसके अपोज करता है, इसीलिए डायरेक्शन यहाँ पर आती है। तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आ गई k 1/2 kx स्क्वायर, यहाँ से ये निकल के आती है। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ये किसके लिए है, ये स्प्रिंग के लिए यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है। और अगर क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट y लेके चले हैं, तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी को 1/2 k y स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और k वास्तव में जो एक फोर्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर इजकल टू यहाँ पर k होती है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इजकल टू m/k यहाँ पर होता है। तो ये हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये निकल के आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें तो वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो टोटल एनर्जी को E मान लेते हैं, और ये इन दोनों के सम जब हम करेंगे तो लिखेंगे कि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, और प्लस ये करेंगे 1/2 m
ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। जब इसको यहाँ हल करेंगे थोड़ा तो देखते हैं कि जो एनर्जी निकल के आती है वो निकल के आएगी 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर निकल के आएगी। ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाती है। ओमेगा को 2πn की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो या तो एक ये एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं, या दूसरा एक्सप्रेशन ये भी है कि 1/2, या यहाँ से हम देखेंगे कि जब इसको 2πn लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2πm n स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये 2π स्क्वायर यहाँ से आएगा। तो ये एक्सप्रेशन भी यहाँ से टोटल एनर्जी का निकल के आता है। और जो टोटल एनर्जी है वो हम देख रहे हैं कि ये मास, पार्टिकल के मास पर, उसकी फ्रीक्वेंसी पर, उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, और यानी कि ये कांस्टेंट है। और ये दोनों उस डिस्प्लेसमेंट के, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी उसके डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से यहाँ पर वेरी कर रही है। और अगर हम इनका ग्राफिकल इनका रिप्रेजेंटेशन देखें, एनर्जी को ग्राफ पे हम प्लॉट करें, तब उसकी कैसी शेप यहाँ पर आती है, तो उसको हम यहाँ पर समझते हैं। एनर्जी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे दिखाया गया होता है, आइए डायग्राम में इसमें समझते हैं। तो यहाँ पर ये हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। जो एक्स एक्सिस है उस पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लिया है, जो वाई एक्सिस है उस पर हमने एनर्जी को यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एनर्जी यहाँ पर ये है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है अगर उसको प्लॉट करें तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है। यानी कि अगर यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड को 0 कर दें, इसमें एम्पलीट्यूड को 0 रखें, तो देखते हैं कि 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आती है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है, या हम कहें स्प्रिंग को, जब हम कहें, या हम कहें कि कोई हमारा पेंडुलम अगर यह है, तो उसको जब उसकी मेन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, तो जब वो पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से गुजरेगा तो वहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर उस समय 0 यहाँ पर होती है। तो उसकी मेन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, जो कि इस वाले एक्सप्रेशन से यहाँ पर निकल के आता है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जो कि वो इस वाले एक्सप्रेशन से यहाँ से निकल के आता है। क्योंकि जब वो पार्टिकल यहाँ से गुजरेगा, या हम कहें कि पार्टिकल अगर टू एंड फ्रो मोशन में यहाँ पर है, ये इसकी मेन पोजीशन है, जब वो इधर जाएगा या वापस आएगा, तो इसकी मेन पोजीशन से जब वो पास होगा तो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर कम होगी। और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो ये हमने लाइन से इसको शो किया है। ये एक टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पर ये है। तो कभी कभी एग्जाम में इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो आज की जो इस वीडियो के अंदर हमें टॉपिक डिस्कस करने थे वो यही तक थे। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है, या स्प्रिंग की मोशन होती है, हॉरिजॉन्टल मोशन है या वर्टिकल मोशन है, दोनों ही केस में, और सिंपल पेंडुलम को भी देखेंगे कि इन सभी की गति सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ये इसके लिए हम उसको प्रूव भी करेंगे, और उनके लिए टाइम पीरियड का क्या एक्सप्रेशन होता उसको भी अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतने ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।